गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे थे। शुरुआत में मैंने त्रिकोणमिति के अंदर एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, जिसमें लंब, आधार और कर्ण किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, कौन सी भुजा लंब, कौन सी भुजा आधार होती है। और उसके बाद मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और इनका तीनों भुजाओं के अंदर क्या अनुपात होता है लंब, कर्ण और आधार में, ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों वाली एक सारणी बताई थी, जिसके अंदर विशेष कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद सारणी पर आधारित मैंने कुछ सामान्य क्वेश्चन लिए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक से संबंधित, और उनमें डिग्री मान लिए थे 0, 30, 45, 60 और 90 में से, और उनका मान सारणी में से उठाकर रखकर उनको सरल करना आपको बताया था। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ दूरी और ऊंचाई से संबंधित प्रश्न बताया था। आपको प्रश्न बताया था कि एक पतंग है जो उड़ रही है भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर, और उससे जो लगी डोर है उसको स्थायी तौर पर भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है, जो भूमि के साथ वो डोर 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार से दूरी और ऊंचाई संबंधित क्वेश्चन बताए। आपको आज फिर एक ऊंचाई और दूरी संबंधित क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले हम शुभारंभ कर देते हैं। देखो, एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो के अंदर, पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी, पार्ट जो तीसरा था, उसके अंदर मैंने त्रिकोणमिति के अनुपातों की एक सारणी बताई थी और आपको अच्छी तरह से समझाई भी थी, लेकिन उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। कॉट 60 डिग्री का जो मान था वो मैंने टेन 60 वाला ऐसे कैसे रख दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो मिस्टेक थी, कहने का मतलब टेन 60 वाले मान को मैंने व्युत्क्रम न करके सीधा ही कॉट 60 के अंदर रख दिया। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हो, हर वीडियो के अंदर मैंने वो सारणी बनाना बताया है। तो ये जो मैंने गलती की है, ये गलती आपको ध्यान रखनी है, तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें उसको सुधार लेना है अपने स्तर पर। जल्दबाजी के अंदर या दिमाग ध्यान न देने के कारण ऐसी गलती हो सकती है। तो आप कुछ गलतियां हो उनको देखा करो और उनको फिर छोड़ दिया करो। और ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी कोई कुछ गलतियां होती है हमारी वीडियो के अंदर, ऑनलाइन क्लासों के अंदर, तो आप हमें सहर्ष कमेंट्स के द्वारा बताया करो या फिर व्हाट्सएप के द्वारा बताया करो। अब देखो, ये जो गलती हुई थी इसका भी हमें नहीं पता था, लेकिन एक बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट छात्र ने उस गलती को देखा और हमें अवगत कराया, बताया। तो मैं उस छात्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इससे मुझे ये संतुष्टि भी होती है कि उस छात्र ने अच्छी तरह से उस वीडियो को देखा, समझने की कोशिश की, ध्यान दिया, हर चीज़ का ध्यान दिया। तो ऐसे ही आप ध्यान दोगे, कोई गलती हो तो हमें या बताना, या फिर आपको पता चल जाए तो उस गलती को छोड़ देना। आपको वैसा याद नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में वो नुकसानदायक हो सकता है। तो कोई बात नहीं है, गलती स्वीकार करना, बताना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम आपको बताते हैं एक दूरी और ऊंचाई संबंधित क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले मैं ये ट्रिक लिख देता हूँ जो आपके काम में आएगा। LAL बटे वे KKA, लाल बटे कक्का। इसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं इसको। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे वे आधार। फिर नीचे से पढ़ते हैं 4 नंबर पे आधार बटे लंब, 5 नंबर पे कर्ण बटे आधार, 6 नंबर पे कर्ण बटे वे लंब। देखो, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बोर्ड 2013 के अंदर आया हुआ। बोर्ड 2013 में एक क्वेश्चन आया था ऊंचाई और दूरी संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 नंबर का आया था बोर्ड के अंदर, जो मैं लिख देता हूं एक बार। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर, जैसे सड़क जाती है उसके दोनों छोरों पर, जो अंतिम छोर उस पर 2 खंबे खड़े हैं। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 2
समान लंबाई के खंबे खड़े हैं, पोल जिसे कहते हैं। बीच में से सड़क जा रही है, सड़क के दोनों किनारों पर दो खंबे, ऊपर तार लगे हुए हैं। तो ये दोनों समान लंबाई के खंबे खड़े हैं। अब ये जो दोनों खंबे हैं, इन दोनों खंबों से सड़क के ऊपर एक बिंदु है, सड़क की चौड़ाई के अंदर कहीं पर भी मान लेते हैं, फिलहाल हम बाद में उसका माप निकालेंगे कि वो दोनों खंभों से कितनी कितनी दूरी पर है। तो सड़क के मध्य का मतलब बीचों बीच में नहीं है, सड़क के मध्य एक बिंदु से, वो एक बिंदु है, उससे एक बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। 30 डिग्री, एक खंबे से 30 डिग्री का कोण बन रहा है सड़क पर, और एक खंबे से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। जो भी मैं चित्र बनाऊंगा उसमें अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो अब हमें पूछा गया था उस प्रश्न में कि खंभों की ऊंचाई और उस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी व ऊंचाई ज्ञात करें। ये था BSER 2013 के अंदर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 2013 की परीक्षा लगी थी, उसके अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो देखो, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं तो क्वेश्चन को हल भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आप सामान्य जीवन के अंदर देखते हो। ऐसे एक सड़क जा रही है, कैसे भी एक सड़क मान लो, उस सड़क के दोनों किनारों पर, दोनों छोरों पर दो बराबर लंबाई के खंभे खड़े हैं। दोनों खंभों की ऊंचाई बिल्कुल समान है, बराबर है, उनमें की ऊंचाई में कोई अंतर नहीं है। और वैसे खंभे लगभग ज़्यादातर बराबर के ही होते हैं अगर सामान्य देखें तो। अब उन दोनों खंभों की जो सिरे हैं, उन सिरों से ऐसे कर्ण के रूप में दो रेखाएं अगर हम खींचे तो सड़क के ऊपर बीच में एक बिंदु है, उस बिंदु से ये दोनों विकर्ण क्या कर रहे हैं, दो कोण बना रहे हैं, जिन्हें हम उन्नयन कोण कहते हैं। और वो दोनों कोण, एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। तो हमें दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और उस बिंदु की इस खंभे से कितनी दूरी है और उस खंभे से कितनी दूरी है, वो दूरी भी हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आया था। अगर आप पहले पढ़ने पर देखो तो ये आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सरल क्वेश्चन है। तो मैं इसको एक बार हल करता हूँ। देखो, हल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये एक नया पॉइंट आया है यहाँ पर, उन्नयन कोण क्या है। दो कोण बनते हैं अगर हम किसी बिंदु को देखें या किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ कोई रेखा खींचें तो दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक तो होता है उन्नयन, एक कोण तो होता है उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। उन्नयन का मतलब आप अगर देखना चाहो तो इसका मतलब होता है उन्नति करता हुआ कोण, अर्थात ऊपर की तरफ बनता हुआ कोण, नीचे से ऊपर की तरफ कोई रेखा बनाए तो वो उन्नयन कोण होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है जो देख रहा है, जैसे मान लेते हैं आँख ही है, और ये आँख है, ये आँख है, तो हम इस आँख से यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा मानेंगे, या भूमि मान लो या क्षैतिज रेखा, अर्थात जहां से भी जिस बिंदु से देखते हैं उस पर हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। अब ये इस आंख से कोई व्यक्ति सामने अगर देखेगा तो दो प्रकार से देखेगा, या तो ऊपर की तरफ झांक कर देखेगा या फिर नीचे की तरफ झांक कर देखेगा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं वहाँ पर सामने देखूंगा तो या तो यहाँ पर
कि आंखों को ऊंची करके देख रहा हूँ, जबकि क्षैतिज रेखा ये है, और एक यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो एक रेखा इधर जाएगी। तो इस क्षैतिज के साथ एक कोण बनेगा, इस आंख के साथ कोण बनेगा। अगर ये आंख इस बिंदु को देखे, यहाँ पर कोई बिंदु उसको देखे, तो इस क्षैतिज के साथ ये कोण बनेगा इस प्रकार से ये। और अगर नीचे की तरफ कहीं पर कोई बिंदु है उसको देखेगी ये आंख, तो एक यहाँ पर नीचे की तरफ कोण बनेगा। ऐसे दो कोण बनते हैं, जबकि यहाँ पर क्षैतिज रेखा मान लेते हैं। तो इस आंख से दो कोण बन रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो हम अगर देखें, नाम उन्नयन और अवनमन है। उन्नयन का मतलब उन्नति करना, उन्नति करने का मतलब ऊपर बढ़ना या ऊपर जाना या आगे गति करना। तो यहाँ पर इस आंख ने उस बिंदु को, इस बी बिंदु को, और मान लेते हैं इस ए बिंदु को, उस बिंदु को देख रही है ये आंख। तो यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ उठाना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये उन्नति कर रही है। तो ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण, इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। और यही आंख अगर नीचे की तरफ किसी बिंदु को देखती है तो ये जो कोण बन रहा है इसे बोलते हैं हम अवनमन कोण। ये अवनमन कोण हो गया। तो बहुत ही इजी पॉइंट है। वैसे उन्नयन अवनमन का अगर हम ज़्यादा ध्यान भी न रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये काम में आता है। लेकिन अगर उन्नयन को अवनमन या अवनमन को उन्नयन मान ले, फिर अगर इस पर कोई से प्रश्न को हल कर ले तो भी गलती नहीं होती है, क्योंकि हमें क्षैतिज के साथ कोण बनाना पड़ता है, जो आगे हम आपको स्पष्ट कर देंगे। तो फिर भी आपको ये समझना है कि अगर किसी बिंदु से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनता है क्षैतिज के साथ वो उन्नयन कोण होता है, और नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और डायग्राम बना के अवनमन उन्नयन कोण का भी ध्यान रखते हैं। तो देखिए ये हल कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ के हमें चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है। अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो प्रश्न हल नहीं होगा, और अगर आप रट के कर भी लेते हो बिना चित्र के तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान देना है। सबसे पहले देखो, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हम मान लेते हैं ये सड़क जा रही है ऐसे, इस प्रकार से सड़क है। इस सड़क के दोनों किनारों पर दो खंबे खड़े हैं, जैसे एक खंबा तो ये खड़ा है और एक खंबा ये खड़ा है। इस प्रकार से जा रही है ये, और दोनों सिरों पर ये खंबे खड़े हैं। यहाँ पर ये सड़क की चौड़ाई हो गई, अर्थात इसके बीच में से सड़क गुजर रही है। यहाँ पर सड़क की चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। तो मान लेते हैं ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, अर्थात ए बी सड़क की चौड़ाई है, और वो चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। तो ये 80 मीटर दूरी हो गई। देखो प्रश्न में बताया गया है कि दोनों खंबे बराबर लंबाई के हैं। मान लेते हैं दोनों खंभों की ऊंचाई h है, हाइट ऊंचाई है, और ये दोनों खंभों के जो सिरे हैं अंतिम ये बिल्कुल बराबर ऊंचाई पर है। तो प्रश्न समझ में आ रहा है। 80 मीटर ये चौड़ी सड़क थी, चाहे आप ये सड़क का चित्र मत बनाओ, आप तो दो खंबे खड़े कर दो और दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर दे रखी है। तो ये दोनों खंबे खड़े हैं और ये बीच में दोनों की दूरी 80 मीटर हमने ये ले ली। अब देखो प्रश्न में कहा है दोनों समान लंबाई के खंबे हैं, सड़क के मध्य में, मध्य का मतलब ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु है। मध्य का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, ऐसा नहीं है कि 40 मीटर इधर 40 मीटर इधर, ऐसा नहीं है। मध्य में है, बीचों बीच में नहीं, मध्य अलग होता है और बीच अलग होता है। बीच का मतलब होता है सेंटर, और मध्य का मतलब होता है दो जो बिंदु है उनके अंदर कहीं पर भी हो। तो यहां पर मान लेते हैं वो बिंदु यहां इस जगह है, ये बिंदु ले लिया और इसका नाम दे देते हैं एन बिंदु। सड़क के मध्य में जो 80 मीटर की चौड़ाई है उस पर एक बिंदु है, उसको नाम ले लिया मैंने एन। अब देखो इस बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब इस बिंदु से हम खंभों के शीर्ष को देखते हैं। ये देख लिया इस शीर्ष को, तो इस बिंदु से ये कोण बन रहा है खंभे के चोटी से। यहां पर इस बिंदु से खंभे की चोटी को देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ कोण बनता है उन्नयन कोण, और इधर देखते हैं तो ये बनता है। बहुत ही इजी है, ये कोण बन गया। इन दोनों कोणों का मान दे रखा है डिग्री में, एक 30 डिग्री और एक
60 डिग्री। अब देखो आप समझदार छात्र हो, चाहे इसको 60 डिग्री ले लो, चाहे इसको 60 डिग्री ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसको 30 डिग्री ले लो या उसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेना है एक को 60 और एक को 30। लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस का प्रश्न है, जो कोण ज्यादा बड़ा दिख रहा है वो बड़ा डिग्री वाला होगा और जो कम दिख रहा है वो कम डिग्री का होगा। अभी यहां पर देखो, ये n बिंदु अगर इसके नजदीक आता है, जैसे जैसे नजदीक आएगा तो ये कोण तो बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, और इससे जितना दूर जाएगा तो ये कोण कम होगा। तो आप आराम से बता सकते हो कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा कोण दिख रहा है, कौन सा कोण बड़ा है। ये बिंदु जिसके ज्यादा नजदीक है उधर वाला कोण बड़ा होगा, और जिससे ज्यादा दूर चला गया वो कोण छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया 60 डिग्री का और ये हो गया 30 डिग्री का। यहां पर नाम दे देते हैं, जैसे मान लो ये C है और ये D है, तो ये चित्र बनाकर मैं नामांकित कर दिया। अब हमें इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है कि AN कितना है और BN कितना है, और उसके बाद H अर्थात खंभों की ऊंचाई कितनी है। तो हम चलते हैं प्रश्न के अंदर हल करने के लिए। देखो यहां पर हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कौन सा अनुपात जोड़े, कौन सा अनुपात यहां पर काम में ले, ये मैंने त्रिकोणमिति की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था। तो यहां पर हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तो इन दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर दी हुई है, और एक दिया हुआ है नीचे ये आधार। यहां पर आपको पता है कि इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, इस कोण की बात कर रहे हैं, दिया हुआ है तो ये भुजा लंब बन जाएगी, और ये हमेशा कर्ण रहता है, ये भी कर्ण है। इस यहाँ पर हमें इस कर्ण से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी माप न पूछी गई है और नहीं दी गई है, हमें ज्ञात भी नहीं करना है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि इसका अनुपात नहीं जोड़ना है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर दी गई है, तो एक तो ऊंचाई से मतलब रखना है, और एक नीचे दोनों खंभों के बीच की दूरी दी गई है अर्थात आधार दिए हुए हैं, तो हमें आधार से मतलब रखना है। जब ये कोण दिया हुआ है तो ये भुजा लंब बन गई, तो ये नीचे आधार रेखा हो गई। यहां पर बात करें तो ये आधार रेखा है, ये आधार हो गया, या इसका इस त्रिभुज का ये आधार हो गया। देखो ऊंचाई अर्थात लंब और आधार से मतलब है हमें लंब और आधार का अनुपात जोड़ना है। तो देखिए लंब और आधार का अनुपात इस ट्रिक के अंदर लंब बटे हुए आधार या आधार बटे लंब सिर्फ tan में और कोट में है, तो हम यहाँ पर tan और कोट का इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, साइन से, कॉस से या फिर सेक से और कोसेक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम tan और कोट के अलावा लेंगे तो उसमें कर्ण आएगा, कर्ण का अनुपात हमें जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर कर्ण ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है और नहीं दोनों समान है, इसलिए हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं रखना है। और जब कर्ण से मतलब नहीं रखना है तो बच गई दो भुजाएं लंब और आधार। लंब और आधार का अनुपात हमें जोड़ना है, लंब और आधार सिर्फ tan में और कोट में ही पाए जाते हैं, लंब और आधार का अनुपात tan और कोट के अंदर होता है, तो आप tan और कोट में से कोई सा भी अनुपात ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर सीधा tan ही ले लेता हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों समकोण त्रिभुजों में से कोई सी भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम, ये त्रिभुज अर्थात CAN या ACN, तो समकोण त्रिभुज CAN में किसका अनुपात जोड़ना है हमें, tan का। तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो ये tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ पर कौन 30 डिग्री देगा तो 30 ले लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है। तो आपको मैंने त्रिकोणमिति के अनुपातों के सारणी में बताया था कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, या आप वहाँ से आराम से देख सकते हो क्योंकि बार बार वो सारणी बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब हम क्या करेंगे, tan का भुजाओं में क्या अनुपात होता है वो लिखेंगे। देखो tan का मतलब होता है लंब बटे हुए आधार, लंब अनुपात आधार, और ये होगा 1/√3। अब हम लंब कितना है और आधार कितना है या यहाँ पर जो दे रखा है वो रख देते हैं। देखो इस समकोण त्रिभुज के अंदर ACN के अंदर
ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें लंबवत ऊंचाई क्या है, h है, या तो CA है या हमने h मान ली तो h लिख दो, तो ये h हो गया, बटे आधार है AN, A से लेके N तक, पूरा AB नहीं है, सिर्फ हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो AN, तो ये AN लिख दिया, बराबर आगे है 1/√3। अब हम वज्र गुणा कर लेते हैं, h के बराबर इसमें भी कर लेते हैं, h के बराबर इसमें भी कर लेंगे, दोनों त्रिभुजों के अंदर बराबर करके एक समीकरण बनाकर रख देंगे, तो हमें नीचे वाला माप मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या AN को इधर ले आते हैं, बटे हुए से AN उधर जाएगा तो गुणा होगा उधर, इधर बच जाएगा h, तो ये पक्षांतर कर दिया, इधर AN 1 से गुणा हुआ तो AN एकम AN बटे √3। ये एक सिंपल सा समीकरण बन गया इस त्रिभुज के अंदर, और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम त्रिभुज ये DBN के अंदर, तो समकोण त्रिभुज DBN में, इसमें भी हमें इन 6 अनुपातों में से कौन सा अनुपात जोड़ना है वो देखना है। तो यहां पर वही बात, लंब रेखा दी हुई है, h दी हुई है, या h दोनों में बराबर, इसलिए h से मतलब रखना है, और नीचे आधार दिया हुआ है पूरा, नहीं तो कुछ संबंध दिया हुआ है, तो हम लंब और आधार का अनुपात जोड़ेंगे। लंब और आधार किस में पाया जाता है, tan में या कोट में, तो हम tan ले लेते हैं, तो tan अब कितना डिग्री है यहाँ पर ये कोण, वो लिखते हैं, tan है 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री बराबर tan 60 का मान सारणी में कितना होता है, तो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि tan 60 का मान होता है √3 या √3/1, जो मैंने तीसरी वीडियो के अंदर कोट 60 में भी वही लिख दिया था गलती से, जो आपको ध्यान रखना है। तो tan 60 का मान होता है √3/1। अब हम tan का मतलब वही लंब बटे आधार होता है अनुपात में, तो आप लंब और आधार न लिख के लंब कितना है यहाँ पर माप में और आधार क्या है वो लिख दो। देखो लंब है यहाँ पर h, तो ये h रख दिया, और आधार है BN, ये B और ये N, तो ये BN रेखा हो गई बराबर √3/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो h एकम h बराबर BN गुणा √3, तो ये √3 गुणा BN हो गया। अब h के बराबर यहाँ पर h बराबर हो गया √3 गुणा BN, यहाँ पर भी h के बराबर और यहाँ पर भी, ये समीकरण बना था h के बराबर 1, h के बराबर ये समीकरण बन गया। प्रश्न के अंदर दे रखा है दोनों समान लंबाई के खंभे, अर्थात h दोनों में बराबर है, तो हम h बराबर जो मान आए हैं हमारे पास उन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को समान करने पर या तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 से क्या है, यहाँ पर h बराबर AN बटे √3, और इस h के बराबर यहाँ पर क्या है, क्या दे रखा है यहाँ पर, अभी बनाया हमने √3 गुणा BN। तो बहुत ही इजी सिंपल सा ये संबंध बन गया। अब हम सरल करेंगे, √3 को उधर ले जाएंगे, तो √3 इधर आके इससे गुणा होगा, क्योंकि भाग लग रहा है, भाग से जाएगा तो गुणा होगा, √3 इधर √3 से गुणा होकर 3 हो जाएगा, क्योंकि √ इसका हट जाएगा, इधर आ गया AN बराबर, इधर हो गया √3 गुणा होकर 3 बन गया, √ हट गया, और गुणा BN। अब देखिए AN और BN, इनमें से हमें किसी एक का मान रखना है। यहां पर देखो, आपको अगर मैं ये पूछूं कि AN कितना है, तो आप कहोगे कि इस पूरे 80 में से BN हटा दो, फिर AN ही बनेगा। ये जो 80 मीटर है AB है, इस AB में से हम NB की बात न करें तो फिर क्या बचेगा AN। तो हम ऐसा करते हैं 80 मीटर में BN घटा देते हैं, AN का मान आ जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं हम BN की बात करते हैं कि BN रेखा कितनी है, तो 80 मीटर में से ये AN हटा दो, 80 मीटर में से ये AN कम करेंगे तो BN का मान आएगा। तो इस प्रकार से आप AN या BN की जगह कोई सा भी मान रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर मान चेंज कर देता हूँ BN का, AN बराबर 3 गुणा
बी एन, अर्थात ये बी एन, बी एन का मतलब है 80 मीटर माइनस ए एन। 80 में से ये ए एन, ये 80 मीटर है, इसको अगर मैं छोड़ दूं, इधर ए एन को छोड़ दूं तो बी एन बचेगी, तो 80 माइनस हो गया ए एन, 80 मीटर माइनस ए एन। चूंकि यहां पर मैं बता रहा हूं, चूंकि बी एन बराबर है ए बी माइनस ए एन, ये ए बी माइनस ए एन हो गया, तो इसके कारण हम ये मान रख सकते हैं। अब हम सरल करेंगे इसको, तो देखो ए एन बहुत इजी हो गया, ए एन बराबर 3 को 80 से गुणा कर दो आप, 8 × 24 240 मीटर हो जाएगा ये, तो ये 240 मीटर हुआ। इस 3 को हम ए एन से गुणा करेंगे तो 3 ए एन होगा, लेकिन ए एन माइनस का है तो ये माइनस का 3 ए एन हो जाएगा, तो ये -3 ए एन। अब हमें ए एन का मान निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, इस 3 ए एन को इस पक्ष में ले आते हैं, उधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ए एन आपस में जुड़ भी जाएंगे, तो हम पक्षांतर करते हैं। ए एन ऑलरेडी पहले से यहाँ पर था, और 3 ए एन अर्थात ये ए एन रेखा जो है वो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी इसके अंदर, तो ये +3 ए एन, माइनस का था लेकिन इधर आकर प्लस का हो गया, उधर रह जाएगा, इस पक्ष में रह जाएगा 240 मीटर, तो ये 240 मीटर इधर रह गया। 1 ए एन और 3 ए एन मिलकर हो गए 4 ए एन, तो ये 4 ए एन या 4 गुणा ए एन बराबर 240 मीटर। हमें ए एन का मान ज्ञात करना है, तो हम ऐसे करते हैं, या तो दोनों पक्षों के अंदर 4 का भाग दे देते हैं, जिससे 4 कट जाएगा, ए एन बच जाएगा, और उधर आ जाएगा 6 चौका 24, 60 डिग्री आ जाए, ये 60 मीटर आ जाएगा। या फिर हम 4 इधर गुणा हो रहा है उस पक्ष में ले जाते हैं, तो गुणा से भाग लग जाएगा, तो हम कुछ भी करो वो वही बात है, चाहे भाग दो चाहे पक्षांतर करो, उधर ले जाओ। ए एन बराबर ये 4 गुणा से इधर लाएंगे तो भाग लगेगा 240 मीटर बटे हुए 4, ये 240 मीटर फोन 4 हो गया, 4 से आप आराम से काट सकते हो। ए एन बराबर 4 का भाग देंगे तो 4 × 24, 6 और 0 बच जाएगा, और ये मीटर। ए एन का माप आ गया 60 मीटर। वेरी सिंपल है, आपसे कोई ये कहे कि ये पूरी सड़क की लंबाई 80 मीटर है, 80 में से यहाँ तक 60 मीटर है, तो वो कितनी है, तो नॉर्मल सी बात है 20 मीटर बच गई, तो हम उसका माप भी ज्ञात कर सकते हैं, ये इससे बी एन ले लेंगे। अतः बी एन बराबर 80, ये भी 80 है, 80 मीटर माइनस 60 मीटर, तो बी एन आ गई कितनी, 20 मीटर, बी एन बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि एक खंबा उस बिंदु से 60 मीटर दूर है और दूसरा खंबा 20 मीटर दूर है, अर्थात वो बिंदु एक खंबे से 60 मीटर दूरी पर स्थित है और एक खंबे से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिस खंबे से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है वो तो है 20 मीटर दूर, और जिस खंबे के सिरे से उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है वो है 80 मीटर दूर, इस बिंदु से 80 मीटर दूर, तो ये आ गया। अब हम एक पॉइंट और रहा है इसमें, खंभों से दूरी व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, ये h भी ज्ञात करना है कितना है, तो ये ज्ञात करना बहुत ही आसान है। देखो h बराबर ये बन रहा है समीकरण, यहाँ पर रख दो, या h बराबर अभी यहाँ पर समीकरण बनाया था हमने दूसरा, ये रहा h बराबर, यहाँ पर बी एन का मान रख दो, तो ये आ जाएगा। तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं सीधा ही, एक में भी h बराबर है, 2 में भी h बराबर है, तो यहाँ पर देखिए खंभों की ऊंचाई, अतः h बराबर या खंभे की ऊंचाई बराबर, दोनों समान है, ऐसे नहीं कि इसको अलग से निकाले इसको अलग से निकाले, दोनों खंभे समान लंबाई के, एक का मान निकाल लो, दोनों का समान ही होगा। तो h बराबर यहाँ पर देखिए √3, ये जो कर रखा है मैंने समीकरण बना रखा है,
ये आप ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ले लेता हूँ मैं जो सीधा सीधा है। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी समझदारी दिखाते हो। उसमें आपको √3 को फिर हटाना पड़ेगा, हर का परिमेलन करना पड़ेगा, मान वही आएगा। तो यहाँ पर h बराबर हम ये लेते हैं √3 गुणा bn। देखो bn का मान अभी मैंने निकाला है 20 मीटर, तो ये bn आ गया 20 मीटर। तो h बराबर खंभों की ऊंचाई बराबर 20 गुणा √3, 20 √3 मीटर। NCERT के अनुसार ये फाइनल आंसर हो गया। और अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर देखें तो √3 का मान भी रखा जाता है, तो हम चाहो तो 3 का मान रख सकते हैं। तो ये 20 ऊंचाई बराबर 20 मीटर गुणा √3, अर्थात आपको 3 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वो होता है 1.732, अर्थात 1.732। और इसको गुणा करते हैं तो 0 से गुणा करने पर दशमलव यहाँ पर हो जाएगा। हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 7 दूने 14, हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये 0 लगा देते हैं और अब दशमलव 1, 2 और 3 अंक छोड़ के लगा देंगे यहाँ पर। तो खंभों की ऊंचाई है 34.640 मीटर। या आप अपने हिसाब से हल करोगे, वो हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो समझा है उसके आधार पर आप सही कैलकुलेशन करना, सही गणना करना, फिर सही आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बिंदु की दूरी दोनों खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर व 80 मीटर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से और रिपीट कर देता हूँ। 2013 के अंदर बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, 3 अंक का। एक 80 मीटर लंबी नहीं, चौड़ी, लंबाई तो खैर कितनी हो क्या पता कहाँ तक जा रही है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है, अर्थात हाईवे पर जैसे सड़क की चौड़ाई होती है 30 मीटर का मतलब 4 लेन 10-10 मीटर, 3 लेन कहने का मतलब 4-5 सड़कें जितनी चौड़ी होती है उतनी चौड़ाई तक की ये सड़क है। 30 मीटर क्या 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो बड़ा कोई हाईवे है जिस पर सड़कें ही सड़कें हैं। तो इतनी दूरी तक 80 मीटर तक की चौड़ाई की सड़क है। इसके दोनों ओर एक खंभा उधर गड़ा हुआ है, एक खंभा इधर गड़ा हुआ है, और दोनों बिल्कुल बराबर ऊंचाई पर है। सड़क भी बिल्कुल समतल है। अब इन बराबर ऊंचाई के खंभों से सड़क के बीच का मतलब मध्य में एक बिंदु है, उससे दोनों खंभों के उस बिंदु से उन्नयन कोण बन रहे हैं। एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 60 डिग्री बन रहा है। तो एक 30 डिग्री बना दिया हमने और ये एक 60 डिग्री हो गया। ये दोनों खंभे खड़े कर दिए, इधर भी और इधर भी, दोनों बराबर हैं ऊंचाई में। ये वो बीच मध्य वाला बिंदु है जो एक खंबे से जितनी दूर है उससे उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है, और दूसरे खंबे से जो दूरी है उससे ये दूसरे खंबे की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो ये आराम से आप चित्र बना सकते हो। तो ये तो हुआ क्वेश्चन। अब हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर C नाम दे दिया, ये A और B सड़क की चौड़ाई मान ली थी। यहाँ पर D नाम दे दिया और वो बिंदु N मान लिया। इस N बिंदु से 30 और 60 डिग्री रख दिए। अब 2 त्रिभुज बन गए आपके पास, CAN और DBN। इस समकोण त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें करने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर, इसलिए आधार से मतलब रखना है। और आधार, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, इसलिए लंब से मतलब है, और आधार यहाँ पर दिया हुआ है। तो लंब और आधार का अनुपात हमें जोड़ना है, जो साइन कॉस tan में होता है या फिर कोट में होता है। तो आप कोट भी ले सकते हो, यहाँ पर जहाँ पर मैंने tan लिया है वहाँ पर आप कोट भी ले सकते हो, वही आंसर आएगा। तो मैंने tan लिया है, tan लंब और आधार tan में पाया जाता है, और यहाँ पर भी लंब और आधार ही दिए हुए हैं या ज्ञात करना है। तो ये मैंने समकोण त्रिभुज CAN में tan 30 डिग्री का मान रख दिया। tan 30 डिग्री का मान सारणी के अंदर 1/√3 होता है, तो 1/√3 कर दिया। और यहाँ पर लंब और आधार है, लंब H है और आधार
लंब एच और आधार ए एन है वो रख दिए और एच बराबर कर लिया, एच बराबर ए एन बटे √3, एक समीकरण बन गया। अब इस दूसरे त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के अंदर एक समीकरण बनेगा, इसके अंदर भी वही लंब और आधार से मतलब है, तो हम वही tan लेंगे, tan लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री है तो tan 60 का मान लेंगे और tan 60 बराबर होता है √3 या √3 बटे 1 और tan का मतलब लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ पर वही खंभे की ऊंचाई एच है और आधार नीचे bn इसका आधार है, तो ये bn बराबर √3 बटे 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h एकम h और bn गुणा √3 तो h बराबर √3 गुणा bn हो गया। ये दूसरा समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरणों के अंदर h बराबर है तो h के बराबर ये भी मान है और h के बराबर ये भी मान है। इन दोनों मानों को हम बराबर कर लेते हैं, दोनों मानों को बराबर करके √3 को इधर ले गए तो गुणा हुआ 3 हो गया, √3 गया। an बराबर 3bn, an बराबर 3bn, bn का मतलब है पूरी 80 माइनस an, 80 में से an कम कर दें तो ये 80 माइनस an कर दिया। 3 से गुणा किया तो 8 × 24 अर्थात 240 मीटर हो गया, an बराबर 240 मीटर। 3 को माइनस an से गुणा करेंगे क्योंकि ये माइनस का है, घट रहा है, तो माइनस का 3 an हो गया। माइनस का 3 an इधर आएगा तो 1 an में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर रह जाएगा 240, तो 1 an और 3 an मिलकर हो गई है तो 4 an और उधर 240 डिग्री, 4 an बराबर 240 डिग्री। तो 1 an बराबर ज्ञात करने के लिए 4 को उधर ले जाएंगे, गुणा से ले जाएंगे उधर, तो बटे में जाएगा, भाग लगेगा, तो an बराबर 4 का भाग 240 में गया 60 बार, तो ये 60 मीटर आ गई, अर्थात एक दूरी 60 मीटर आ गई। अब आपको पता है कि पूरी 80 मीटर चौड़ी सड़क थी, उसमें से ये दूरी 60 मीटर है तो बाकी कितनी बची, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ये 20 मीटर बच गई जो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, तो वो आ गई 20 मीटर। अब बात है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अर्थात h ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर समीकरण पहले से बना हुआ है, या आप दोबारा से त्रिकोणमिति का अनुपात जोड़ दो कि आधार दिया हुआ है ये 60 मीटर, ये 20 मीटर, आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार आप लंब और आधार आप tan का भी मान लगा सकते हो, tan और ये कोट का, tan और कोट, तो लंब और आधार आप दोबारा से रखा करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले से h के बराबर कर रखा है, समय खराब करने से क्या फायदा। an का मान रख दो 20 बटे √3 आ जाएगा, ये 20 बटे √3 या फिर 20 गुणा h बराबर अर्थात ऊंचाई है 60, an कितना है 60, तो 60 बटे √3 या फिर इसमें रखते हैं तो √3 गुणा 20, तो 20 √3 आ जाएगा, वो भी कटकर 20 √3 ही आएगा, क्योंकि √3 हटाएंगे हम तो 3 हो जाएगा, 3 का भाग 60 में 20 बार जाएगा तो 20 √3 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये दूरी और ऊंचाई संबंधित क्वेश्चन हल कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, सरल है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से निकालना, देखना, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी है, ये उदाहरण के अंदर एक क्वेश्चन है, वो यही है, त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली है उसके अंदर उदाहरण के अंदर है, तो आप वहाँ से देखना और भी क्वेश्चनों को हल करना। ऐसे क्वेश्चन आपको कल और बताएंगे। अब आज मैं आपको एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन और बता देता हूँ जो बोर्ड में आया हुआ था, तो फिलहाल मैं इसको मिटान देता हूँ, आप अच्छी तरह से देख लेना। देखो बोर्ड 2012 के अंदर, BSER 2012 के अंदर त्रिकोणमिति का एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, 28-29वां जो क्वेश्चन था बोर्ड के पेपर में, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आया था और उसमें सिद्ध करवाया गया था और 2012 में आया था। सिद्ध कीजिए, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे वे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे वे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये क्वेश्चन आया था BSER 2012 की बोर्ड एग्जाम में, हमें ये सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं त्रिकोणमिति के, उनके अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। एक
बाएं हाथ वाला पक्ष और एक दाहिने हाथ की तरफ वाला पक्ष। कहने का मतलब एक उधर वाला पक्ष, एक इधर वाला पक्ष। तो हम इनमें से जो जटिल पक्ष होता है, जो बड़ा पक्ष होता है, उस पक्ष को लेते हैं और सरल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इधर वाले पक्ष को ले लेता हूँ। अंग्रेजी में बोलते हैं बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड और दाहिने पक्ष को राइट हैंड साइड, अर्थात बाएं हाथ वाली दिशा वाला पक्ष और दाहिने हाथ वाली दिशा वाला पक्ष। तो हम इसको शॉर्ट में LHS RHS के रूप में लिखेंगे। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। एक बार इसको इस प्रकार से बोर्ड में आप हल कर रहे तो उतारोगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे हुए कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। आगे लिख देता हूँ मैं, जिससे कि ये बोर्ड कम भरेगा। यहाँ पर देखो LHS बराबर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे हुए 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें क्या करना है, देखो इसके भी अगर 3 घात लगी होती तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब या नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन क्यूब है, इसी के 3 घात लग रही है, इसके नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों में अगर साइन कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, नीचे यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर बराबर, मैंने आपको प्रारंभ वाले वीडियो में बताया था सरसमीकाओं में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हम साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर आराम से रख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, इसमें हम साइन कॉमन लेते हैं, तो ये साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पर तो केवल मात्र 1 बचा, क्योंकि साइन थीटा पूरा कॉमन ले लिया तो 1 यहाँ पर रहेगा, 1 माइनस यहाँ पर 2 साइन क्यूब में से, साइन की 3 घात में से 1 साइन हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वायर रह जाएगा वहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में देखते हैं, बटे में हम यहाँ पर कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 कॉस क्यूब में 1 कॉस ले लिया, तो 3 घात में से 1 घात कम हो जाएगी, तो 2 घात बच जाएगी, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कॉस कॉमन ले लिया तो बच गया 1, इस प्रकार से। अब दूसरी बात ये है कि हम ये ऊपर साइन और नीचे कॉस ही कॉमन क्यों लें, ये हमारे दिमाग में क्यों आए या ना आए, तो हम फिर हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस पक्ष को भी देखना है, देखो जो राइट हैंड साइड है उसमें आपको क्या लाना है, tan थीटा लाना है। और आप सब जानते हो, जो मैंने बताया था आपको अच्छी तरह से पिछले वाले वीडियो में, कि साइन बटे हुए कॉस बराबर tan होता है, साइन बटे कॉस बराबर tan होता है, तो साइन और बटे में कॉस आएगा तभी tan आएगा, तो इसलिए यहां पर देखिए साइन बटे हुए कॉस, साइन बटे कॉस, ये tan बन जाएगा। रही बात इसकी, इसको हम आगे सरल करेंगे, लेकिन हमें tan का प्रोग्राम तो बनाना है, तो ये साइन बटे कॉस हमने इस प्रकार से tan लाने के लिए कॉमन ले लिया। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इस 1 का मान रख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या फिर इस 1 का मान रख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या फिर आप इस साइन स्क्वायर का मान चेंज कर दो, या फिर आप इस कॉस स्क्वायर का मान चेंज कर दो सरसमीका के अनुसार। लेकिन आप दोनों में से किसी एक का ही चेंज करना, तो हम पहले साइन, क्योंकि ये दोनों आपस में कटेंगे हटेंगे तभी ये कोसाइन बटे कॉस बचेगा, तभी tan आएगा, तो ये पूरा कटना चाहिए, पूरा तब कटेगा जब आपस में ये समान होंगे, अर्थात ऊपर साइन है नीचे भी साइन होगा तो कटेगा, या नीचे कॉस है ऊपर भी कॉस होगा तो कटेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर साइन और नीचे कॉस है जो कट नहीं पा रहे हैं, तो हम इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल देते हैं, जिससे ऊपर भी कॉस हो जाएगा नीचे भी कॉस हो जाएगा, जब ये समान होगा तो इसको काट देंगे हट जाएगा, तो हम साइन स्क्वायर को बदल देते हैं। चाहो तो आप कॉस स्क्वायर को बदल सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बताया था मैंने सरसमीका के अंदर पहले कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉस तक 1 माइनस 2 गुणा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मान लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक से अधिक संख्या है इसलिए कोष्टक में लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रख दिया, बटे में नहीं रखना है क्योंकि बटे में तो पहले से ही कॉस है, ऊपर भी कॉस हो रहा है तो ही कटेगा ये,
तो यहाँ पर कॉस थीटा ऐसे कैसे, नीचे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इस कोष्टक को खोल लेना है, 2 से गुणा कर लेना है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बट गुणा कॉमन लिया था ना, तो गुणा में गुणा 1, माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 प्लस के 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2 एकम माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 एकम माइनस का 2, माइनस के 2 को माइनस के कॉस स्क्वायर से भी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा। हमेशा समान चिन्ह गुणा होकर प्लस बनाते हैं और असमान अलग अलग चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस बनाते हैं। भाग में भी ऐसा ही होता है, जोड़ बाकी में नहीं। माइनस का 2 माइनस के कॉस स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये गुणा कर दिया। नीचे कॉस थीटा गुणा कोष्टक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो माइनस का 2 प्लस का 1, ये तो सरल कर लेंगे हम। साइन थीटा कोष्टक 2 माइनस का 1 प्लस का है तो ये बचेगा माइनस का 1। इन दोनों की अगर गणना करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और साथ में प्लस का 2 कॉस स्क्वायर भी है जिसको हम पहले लिख देते हैं, तो ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा कोष्टक 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन कॉस को छोड़कर गुणा में है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है तो इससे ये कट जाएगा, हट जाएगा और केवल मात्र बचेगा साइन थीटा बटे हुए कॉस थीटा। ये कट गया, हट गया, डिवाइडेशन हो गया। और आप जानते हो चूंकि साइन थीटा बटे हुए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। साइन कॉस टेन, साइन बटे कॉस बराबर टेन और उल्टा कर दें कॉस बटे साइन तो हो जाता है कॉट, जो आपको पहले बता चुके। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों पक्ष समान हो गए, बराबर हो गए, तो ये सिद्ध हो गया। तो होता है LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया, ये थी सिद्धम लिख देते हैं। देखो त्रिकोणमिति की जो ये सरसमीकाएँ हैं इनको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसके अंदर 2 पक्ष होते हैं, उनमें से वो पक्ष हमें सिद्ध करने के लिए लेना है, सरल करने के लिए लेना है आगे, जो जटिल होता है, जो बड़ा होता है। जो पहले से ही पक्ष सरल है उसको नहीं लेते हैं और जो जटिल पक्ष है उसको सरल करके हम वो सरल पक्ष लेकर आते हैं जिससे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। दूसरी बात, हमें इन त्रिकोणमिति की सरसमीकाओं में अगर कोई अंडर द रूट का मान आया है अर्थात रूट में आया है जिसे हम कर्णी चिन्ह बोलते हैं, अगर कर्णी चिन्ह किसी के लगा हुआ है तो उसको हम पहले हटाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है और क्वेश्चनों के अंदर है ऐसा, उनमें देखेंगे। तो कर्णी चिन्ह को पहले हटाना चाहिए और एक पक्ष को सरल करके दूसरा पक्ष लाना चाहिए। ज़्यादातर अगर ये सरसमीकाओं में साइन कॉस के अलावा अदर मान होते हैं तो हमें उनको भी साइन कॉस में बदलना चाहिए और बदलकर हल करने की कोशिश करना चाहिए। बाकी अगर आपके दिमाग में समझ में आ रहा है तो आप किसी भी एंगल तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप पहले साइन कॉस में बदल लो और फिर उनको सरल करो, आपका जो दूसरा पक्ष है वो आराम से आ जाएगा। तो ये मैंने बोर्ड 2012 के अंदर जो 6 अंक का क्वेश्चन आया था वो आपको अच्छी तरह से बता दिया। ऐसे ही त्रिकोणमिति के सरसमीकाओं को सिद्ध करने के बाकी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे, जो बोर्ड में है, महत्वपूर्ण है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सरल करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आज आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए, एक तो दूरी और ऊंचाई से संबंधित और एक क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला। कल फिर से दूरी और ऊंचाई संबंधित बोर्ड में आए हुए प्रश्न लेकर आएंगे और सिद्ध करने वाला प्रश्न लेकर आएंगे। आपको ध्यान से समझना है, हल करना है। एक बार समझ में ना आए तो आप बार बार इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो, कोई कमी रही हो, कोई गलती हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आपको अगर कुछ और सीखना है तो आप वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम ज़रूर उस समस्या का समाधान करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना और इन क्वेश्चनों को सरल करते रहना।
हमें आशा है कि आप घर पे हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, खूब तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। धन्यवाद।